suppose that the digit numbers, ये नंबर्स हैं, बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, A28 3B9 and 62C. A28 3B9 and 62C, where A, B and C are integers between 0 and 9, where A, B and C are integers between 0 and 9, are divisible by a fixed integer k, then prove that the determinant ये है डिटर्मिनेंट A3689C2B2 is divisible by k, ये डिटर्मिनेंट भी k से डिविजिबल होगा, ऐसा प्रूफ करना है। ये नंबर्स आप समझ रहे हो कैसे हैं? जैसे a मान लो 5 है तो ये 528 हो गया, इस तरीके का नंबर है ये, ठीक है। देखो कोशिश करो। एक बात बताओ, अगर कोई नंबर है 394 मान लो, तो 394 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू 100 प्लस 9 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1। अब देखो बेटा ध्यान से इस नंबर को A28, तो A28 इज नथिंग, A28 को मैं लिख सकता हूँ A इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1। अरे हाँ कि ना? अब जब ये नंबर मेरे को यहाँ जनरेट करना है मान लो, तो मेरे को इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से। अरे हाँ कि ना? 8 को 1 से और 2 को 10 से, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं करना है, तो 1 से ही मल्टीप्लाई, चेंज किस में करना है, इसमें और इसमें। तो एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ, देखो ध्यान से, R2 को लिख रहा हूँ R2 प्लस 100 R1 प्लस 10 R3। R2 को लिख रहा हूँ R2 प्लस 100 R1 प्लस 10 R3। तो ये डेल्टा अब दिखेगा, देखो ध्यान से, ये तो कुछ नहीं हुआ, A396, ये अब देखो ये यूनिट प्लेस पे गया, ये 100th प्लेस पे गया और ये वाला 10th प्लेस पे गया। तो यहाँ पे क्या नंबर जनरेट होगा बोलो, A28, हाँ कि ना? फिर से ये यूनिट प्लेस पे गया, ये 100th प्लेस पे गया और ये 10th प्लेस पे गया, नंबर बोलो 3B9। ये 100th प्लेस पे गया, ये यूनिट प्लेस पे गया और ये 10th प्लेस पे गया, बोलो 62C 2B2। बोलो समझ में आया क्या? ये आ गए तीनों नंबर्स। अब ये k से डिविजिबल है भाई, सो आई कैन राइट दिस इज इक्वल टू A36 N1 के N2 के N3 के
2b2 लिख सकते हैं क्या बेटा? कोई चीज़ डिविजिबल मतलब डिवाइड करने पर उस पर आंसर क्या आना चाहिए? इंटीजर, हाँ कि ना? तो n1 n2 n3 क्या है? इंटीजर्स। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि रो से अपन कोई भी नंबर कॉमन खींच सकते हैं, तो k बाहर आ गया ना, अंदर बचा a3 6 n1 n2 n3 2b2। अब देखो ध्यान से, ये जो पूरा डिटर्मिनेंट है ये इंटीजर है, इंटीजर 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 इंटीजर, पूरा सॉल्व करने पर क्या आएगा? इंटीजर। तो ये आ गया k इंटू एन टाइप की चीज़, अरे हाँ कि ना, जहाँ पे n क्या है? इंटीजर। तो बोल सकता हूँ क्या कि दिस डिटर्मिनेंट इज डिविजिबल बाई k? अरे बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? अरे डिटर्मिनेंट ही आया ना पूरा उतना, kn आया, मतलब इट इज डिविजिबल बाई k, यही प्रूफ करना था। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं R1 को लिख सकता था? R1 को 100 R1 प्लस R2 प्लस 10 R3। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी इच्छा हो गई R1 को ऐसे लिखने की, तो यहाँ पे नंबर तो वही आएगा, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता था? नहीं, मैंने आपको कल ही बताया था, आप जिसको ऑपरेट करते हो उसमें अगर कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो फिर उससे डिवाइड करना पड़ेगा, याद है क्या? तो इसलिए ये लिखना ठीक नहीं है। आप जिसको ऑपरेट करते हो उसमें मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर क्या होना चाहिए? 1, नहीं तो जिससे मल्टीप्लाई करोगे वो उससे यहाँ पे डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये नहीं लिख सकते थे, ये गलत हो जाता है, मेरे को यही लिखना था। हम देखो आया अपने पास, प्रूव दैट एक डिटर्मिनेंट दिया है a² प्लस 1 ab ac ab b² प्लस 1 bc ac bc c² प्लस 1 इज इक्वल टू ये प्रूव करना है। अब देखो ये बहुत अच्छा डिटर्मिनेंट है, मैं इस पे लिख ही रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट में यहाँ पे एक चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। देखो डायरेक्ट सॉल्व करके निकालना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, कि हम पूरा उसको ओपन कर दें और सर कैलकुलेशन आ तो जाएगा बट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। देखो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखो। हमारा टारगेट है ये बाहर निकालना, अगर ये डिटर्मिनेंट के बाहर आ जाए कॉमन
और डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो ये कॉमन तभी आएगा जब पूरे कॉलम में या पूरे रो में ये जनरेट कर सकें। कुछ भी ऑपरेशन लगा के तत्काल तो मुझे नहीं दिख रहा कि वो जनरेट हो जाएगा, तो कुछ बदमाशी करी जाएगी। देखो ध्यान से देखो क्या बदमाशी करी। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कहाँ लगेगा ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ। लिख दिया, ये मिटा दूँ राइट हैंड वाला। आप देखो, देखो ध्यान से। अब इसको देखो, आगे लेके बढ़ता हूँ। देखो R1 को A से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब R1 को A R1, R2 को B से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और R3 को C से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो जो मल्टीप्लाई करूँगा तो उतना तो मेरे पास घर पे तो पड़ा नहीं है, तो उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा। देखना ध्यान से, A से मल्टीप्लाई किया तो A इंटू ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर सी। ये B से किया ए बी स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर प्लस 1, बी स्क्वायर सी, ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, सी इंटू सी स्क्वायर प्लस 1, और साथ में लिखा 1/ABC। चलेगा क्या? मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर लिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आया कि नहीं आया? देख अब ध्यान से अगला स्टेप। हमने रो को बेटा मल्टीप्लाई किया है, ए से, बी से, सी से, और कॉलम से मैं बाहर खींचूंगा। टेकिंग क्या, ऐसे लिख देता हूँ। R1 को लिख रहा हूँ C1 को लिख रहा हूँ C1/A, C2 को कर रहा हूँ C2/B, और C3 को कर रहा हूँ C3/C। मतलब हमने मल्टीप्लाई किया था रो में और खींच रहा हूँ कॉलम से, तो यहाँ से A ले रहा हूँ। चलो यहाँ से A लिया, यहाँ से B लिया और यहाँ से C लिया, तो ABC बाहर आया। अब यहाँ से A लिया इस कॉलम से, तो यहाँ बचा B लिया है, यहाँ से C लिया है। कुछ अच्छा सा आ गया? अरे यार बोलो, कुछ अच्छा सा आ गया और ये कट भी गया, तो ले दे कि यही इसके बराबर आ गया है। तो देखो कितना बढ़िया तरीका है कि इससे हम वहाँ आ गए। हमने एक बार रो में मल्टीप्लाई किया और कॉलम से बाहर ले लिया सेम एलिमेंट। अब हमारा काम आसान है। हमारा टारगेट क्या है? 1 + A² + B² + C² जनरेट करना। क्या होता दिख रहा है? कैसे? R1 को लिख देते हैं R1 + R2 + R3, तो 1 + A² + B² + C², 1 + A² + B² + C², 1 + A² + B² + C²। ये हो गया B² + 1 B² C² + 1। ये कॉमन आ जाएगा। कॉमन ले लें या फिर इन दोनों को जीरो बना लें, एक ही बात है। अरे 1 लाके भी तो जीरो ही बनाने वाले थे, जीरो बना लें इन दोनों को इसकी मदद से। अरे बोलो, तो क्या लिखोगे? C2 को C2 - C1 और C3 को, तो ये आ गया डेल्टा हमारे पास। 1 + A² + B² + C² 0 0, B² 1 0, C² 0 1। अरे हाँ कि ना? अब एक्सपेंड कर दूं सीधे? अरे यार बोलो ना। सो दिस इनटू ये डिटर्मिनेंट, बोलो, ये दोनों तो बेटा क्या हो गए? 0। तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा? 1। आंसर क्या आ गया? 1 +। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना इस बात का।
अब देखो अगली बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। और नींद से आप लोग जाग जाइए, ज़रा रिस्पॉन्स कीजिए, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आता है। ऐसी डल एनर्जी से बैठे रहेंगे तो क्लास लेने में कोई मतलब नहीं है। देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, दो डिटर्मिनेंट को कैसे मल्टीप्लाई करने और फिर उसका एप्लीकेशन। ध्यान से देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसमें थोड़ा दिमाग लगता है। देखो ध्यान से, मान लो एक डिटर्मिनेंट है ए बी सी पी क्यू आर एल एम एन, और एक और डिटर्मिनेंट लिया x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, और दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट लेना है। देखो इसको कैसे लिया जाता है। हम लोग क्या करेंगे, इसका रो लेंगे और इसको उठा के इनके रोज पे रख देंगे एक एक करके, जिससे कि नया जो डिटर्मिनेंट बनने वाला है प्रोडक्ट वाला, उसके पहले रो के एलिमेंट्स आएंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनना, ये इस पे रख दिया तो एलिमेंट बना हमारे पास ax1 प्लस by1 प्लस cz1, ये रख दिया इस पे, ठीक है। अब इसी को इस पे रखेंगे, बोलो ax2, बोलो, नहीं बोलोगे मैं आवाज़ नहीं आएगी, मैं लिखूंगा नहीं, बोलो हाँ cz2, और बोलो प्लस by3, ये तीन एलिमेंट मिल गए, इसका काम हो गया, ठीक। अब ये वाला उठाते हैं, इसको रखेंगे अब तीनों पे एक एक करके, बोलो फटाफट, प्लस rz1, बोलो qy2 rz2, बोलो rz3, इसका काम खत्म। अब इसको उठाएंगे, बोलो प्लस my1 nz1 lx2 my2 nz2 lx3 my3 nz। तो दिस इज द प्रोडक्ट। आया क्या समझ में? अब सुनो मेरी बात, हमने रो को रो के ऊपर रखा, लेकिन फर्स्ट डे ही आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम कैन बी इंटरचेंज, तो हम इसको बदल दे तो भी आ जाएगा। मतलब कहने का होगा कि रो को मैं कॉलम पे रखूंगा तो भी मेरे को सेम मिलना है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? इसको उठा के इस पे रख दिया तो पहला एलिमेंट क्या मिलेगा, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3, कोई दिक्कत नहीं, उसकी अल्टीमेटली फाइनल वैल्यू सेम आएगी, दिखने में अलग दिखेगा बट होगा क्या, सेम। तो रो को रो पे रख सकते हैं, रो को कॉलम पे रख सकते हैं, कॉलम को रो पे रख सकते हैं, सब अलाउड है डिटर्मिनेंट में। रो टू कॉलम, कॉलम टू रो, कॉलम टू कॉलम। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता, मैट्रिक्स में सिर्फ रो टू कॉलम होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में सब अलाउड है। रो टू रो भी अलाउड है, रो टू कॉलम भी अलाउड है, कॉलम टू रो भी अलाउड है, कॉलम टू कॉलम भी अलाउड है। अरे समझ में आ रही कि नहीं बात? नोट करो इसको।
तो दो अगर डिटर्मिनेंट दिए हों तो उनका प्रोडक्ट निकालना इट इज़ टू ईजी, आराम से निकाल लेंगे। तो इसलिए ये पूछा नहीं जाता है। वो एक डिटर्मिनेंट देते हैं और आपको उसको दो में ब्रेक करना होता है, ये पूछा जाता है। देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे अपने पास आया प्रूव दैट, ध्यान से देखना भाई, पूरा ये दिमाग का खेल होता है। a माइनस एक्स का स्क्वायर, a माइनस वाई का स्क्वायर, a माइनस जेड का स्क्वायर, b माइनस एक्स का स्क्वायर, b माइनस वाई का स्क्वायर, b माइनस जेड का स्क्वायर, c माइनस एक्स का स्क्वायर, c माइनस वाई का स्क्वायर, c माइनस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। ये अपने को प्रूफ करना है। आप इसको डायरेक्ट ओपन करके ऑपरेशन लगा के बना तो सकते हैं, बट लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। ध्यान से देखो, इस एक डिटर्मिनेंट को मैं दो में ब्रेक करने जा रहा हूँ, वहीं से पूरा आपको समझ में आएगा। यहीं पर पूरा दिमाग लगता है। दो का एक करना इट इज़ ईजी, एक का दो करने में तकलीफ होती है। देखो ध्यान से देखना। इसको पहले मैं a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन कर रहा हूँ। ये आएगा a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ay प्लस वाई स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2az प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है भाई, बोलो b स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 2by प्लस वाई स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 2bz प्लस जेड स्क्वायर। बोलो सी स्क्वायर माइनस, हाँ है ना, प्लस जेड स्क्वायर। अब देख ध्यान से, मैंने अभी आपको बताया एक रो उठता है, दूसरे रो पे बैठता है, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, और एक रो का पूरे एलिमेंट्स मिल जाते हैं। तीन तीन टर्म होते हैं, दिस प्लस दिस प्लस दिस, याद है क्या? एक एलिमेंट में तीन टर्म आते हैं कि नहीं आते हैं? ये भी तीन टर्म दिख रहे हैं ना। अब इसको तोड़ के देखेंगे, a वाला टर्म एक तरफ हो जाए और x वाला एक तरफ हो जाए। जरा ध्यान से दिमाग लगाते हैं। देख ध्यान से बेटा, ध्यान से देखना। यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। नहीं आया तो देख a वाले टर्म देख और x वाले टर्म देख। ध्यान से देख बेटा, एक डिटर्मिनेंट बना रहा हूँ a स्क्वायर माइनस 2a और 1, और एक डिटर्मिनेंट बना रहा हूँ 1x स्क्वायर। देख तो पहला रो पहले रो पे जाएगा तो ये एलिमेंट आएगा या नहीं आएगा? देखो ना, पहला एलिमेंट मिला या नहीं मिला? मिला ना। तो यही वाला अब दूसरे पे जाएगा तो क्या मिलना चाहिए? ये, अरे जागो यार, ये मिला कि नहीं मिला? पहला पहले पे गया तो अब वो दूसरे पे जाके क्या देना चाहिए? ये देना चाहिए। तो अब यहाँ पे दूसरा क्या बनना चाहिए? बोलो 1 वाई स्क्वायर। तो ये आ गया, नहीं आया? अब ये बनाना है, बोलो आया कि नहीं आया? तो ये कंप्लीट हो गया। अब वो डिटर्मिनेंट भी कंप्लीट हो गया। अब उसकी मदद से ये बनाना है, मतलब यहां का दूसरा रो उसके पहले रो पे जाए तो ये बन जाए। तो क्या यहां पे होना चाहिए? देख ये बनेगा कि नहीं बनेगा? फिर ये बनेगा कि नहीं बनेगा? फिर ये बनेगा कि नहीं बनेगा? अब ये बनाना है, क्या बोलेंगे? याद है? बोलो समझ में आया? इसकी वैल्यू अपन ने लास्ट लेक्चर में निकाली थी, याद है आपको? नहीं याद होगा, बोला था याद रख लीजिएगा। x माइनस वाई, वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। और ये भी वैसा ही है, देखो ध्यान से, -2 कॉमन ले लोगे, अरे यार, फिर इंटरचेंज कर लोगे, अरे कर लोगे ना, तो अल्टीमेटली ये भी 2 टाइम्स a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए आ जाएगा। कर लोगे ना यार? तोड़ना कैसे, थोड़ा थोड़ा समझ में आया क्या? पहला सवाल था, समझ में आया? क्योंकि इसको देख के बच्चों को लालच ये आती है कि यार ये एक्स स्क्वायर है तो इसको ऐसे तोड़े। देखो मैं वो भी गलती भी बता देता हूँ। वो लोग सोचते हैं सर ऐसे तोड़े तो, देख लोग बोलते हैं a माइनस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स और 0 0। देखो क्या करते हैं, ध्यान से सुनो। तो a माइनस एक्स का स्क्वायर और 0 0, तो ये एलिमेंट मिल गया। अरे मिला कि नहीं मिला? उसके बाद बोलते हैं अब दूसरा वाला चाहिए a माइनस वाई का स्क्वायर, तो बोलते हैं इसको 0 ले लो, इसको a माइनस वाई और इसको 0। अरे देखो ना यार, तो ये मिल गया। मैं गलती भी बताते चलता हूँ साथ में, ठीक है?
फिर वो बोलते हैं यहाँ 0 ले लो सर, यहाँ 0 ले लो, यहाँ a माइनस जेड ले लो। अरे आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ तक तो ठीक है। अब ये ला के बताओ। अरे प्राण निकल जाएंगे, आएगा ही नहीं। b माइनस एक्स का स्क्वायर, अब उसकी मदद से कहाँ से आएगा, क्योंकि उसमें कुछ करने की गुंजाइश है नहीं। जो भी कुछ है इसमें करना है, इसमें कुछ भी कर लो, उल्टा लटक जाओ, नहीं आना। नहीं आया क्या? तो लालच नहीं आना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर है तो दिस इंटू दिस में तोड़ लें। अपन ने पहले उसको ओपन करके फार्मूले में फिर निकाल के लाएं। समझ में आ रही बात? कोशिश हमेशा क्या रहनी कि एक टर्म को एज ए सम ऑफ 3 टर्म्स लिख दें, फिर उन 3 टर्म को देख के रो डिसाइड कर लें। आ रही बात समझ में? तो ये गलत तरीका है, नोट कर लीजिए इसको। मैं नहीं बताऊंगा, एक ही चीज़ रोज रोज थोड़ी बताऊंगा। खाली -2 कॉमन आएगा, फिर रो भी तो कॉलम भी तो इंटरचेंज करना पड़ेगा। इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा ना, तो कॉलम इंटरचेंज करोगी तो एक और माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो कोशिश करो, फिर से वही 2 डिटर्मिनेंट में ब्रेक करने की कोशिश करो, उसके बाद 0 आ जाएगा, दिख जाएगा।
पूरा दिमाग का खेल है। आईक्यू आपका बेटर है तो दर्द फटाफट दिखेगा। इसमें कुछ भी मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, तरीका आपको सिखा दिया है, अब उसमें आपको अपना दिमाग खर्च करना है। लेकिन आपसे बनने लगेगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा। रो टू कॉलम, कॉलम टू रो, कॉलम टू कॉलम कैसे भी बना सकते हो। पूरा अपना दिमाग का जोड़ लगाओ और सोचो। देखो ये जो 2a1 b1 है इसको अपन लिख सकते हैं a1 b1 प्लस b1 a1 लिख सकते हैं। 2a2 b2 को लिख देते हैं a2 b2 प्लस b2 a2 चलेगा। और 2a3 b3 को लिख देते हैं a3 b3 प्लस b3 a3 चलेगा। ठीक है, अब देखो इसको। a1 b1 0 b1 a1 0। देखो पहला रो आ गया क्या, ये वाला एलिमेंट आया कि नहीं आया, आया। अब ये चाहिए, देखो तो आया कि नहीं आया। अरे आया कि नहीं आया, देखो तो आया कि नहीं आया। अरे आ गए कि नहीं आ गए। अब ये लाना है उसकी मदद से, बोलो। देखो आया ना, अरे आया ना, ये भी आ गया, ये वाला बोलो। अब ये लाना है उसकी मदद से, बोलो फटाफट। a3 b3 बोलो, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आ गया ना। अब देखो ये पूरा कॉलम 0 है तो वैल्यू इसकी 0, और 0 इंटू 0 क्या होता है।
चलो एक और देता हूँ, थोड़ा सोचो। इसको जीरो प्रूफ करना, दो के प्रोडक्ट में ब्रेक करने की कोशिश करो। क्या करें भाई, ब्रेक करें? दो बच्चों ने हाथ उठाया, अभी तक हो गया उनसे, कोई भी बता दो क्या ब्रेक हुआ है यहाँ पर? कुछ और? हाँ 1 0 0 ABC, ठीक, X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3 1 1 1। देखो तो आ रहे हैं क्या सारे एलिमेंट्स? आप लोग देख लो जरा। कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। अरे आ रहे कि नहीं आ रहे? आगे सारे, मतलब सही ब्रेक हुआ है। अब इसको जीरो लाना है ना। इस डिटर्मिनेंट को ध्यान से देखो, ये दोनों तो जीरो हैं और 1 का जो को फैक्टर है वो भी जीरो है, तो ये वैल्यू क्या आई? जीरो। और ये कुछ भी आती रहे, आंसर क्या आएगा? जीरो। दोनों जीरो प्रूफ करने की थोड़ी ज़रूरत है, कोई एक भी जीरो हो गया तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जीरो।
ये एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है। वैल्यू निकालो तो इसकी, क्या 8 आया, कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, दे तो 8 आया। चेंज किया मैंने यहाँ पे, पहला रो 2 -1 किया यहाँ पे, आया 8। अब इसमें भी यार कुछ तो बोलो, तुम लोग सोते रहते हो यार। क्या आया 8। अब एक और काम करो, को फैक्टर्स निकाल सकते हो सबके, अरे निकाल सकते हो कि नहीं, को फैक्टर्स में साइन भी होता है, ध्यान है ना। तो इसका को फैक्टर, इसका को फैक्टर, इसका को सब निकालो और उनका एक डिटर्मिनेंट बनाओ। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, इसकी जगह इसका को फैक्टर, इसकी जगह इसका, सबका को फैक्टर निकाल कर डिटर्मिनेंट बनाओ और उसकी वैल्यू निकालो। क्या रहेगा को फैक्टर का डिटर्मिनेंट, क्या रहा है कि कुछ अलग आ रहा है भाई। 2 4 2 1 2 -7 एंड 1 2 1, इसकी वैल्यू, अरे इसकी वैल्यू भी निकालो। कितना 0 आ रहा है, इसकी वैल्यू 0 आ रही है। जीरो आ रहा है, ये सही है, पहले फिर चेक करो। मेरे को लग रहा है 0 आ रहा है, तो इसमें कुछ गड़बड़ी है क्या। या -4 आएगा,
है? अब निकालो, प्लस माइनस प्लस चलता है, मेरे से गलती हुई, आप लोगों ने भी बोल दिया हाँ भाई। बोलिए कितना आया? सिक्सटी 64 आया? अरे आया कि नहीं आया? 64 आया ना? अच्छा। एक चीज़ डिफाइन की गई, एडजॉइंट और एडजॉइंट और एजुकेट ऑफ डिटर्मिनेंट। मान लो ये डिटर्मिनेंट है आपका तो एक डिटर्मिनेंट बनाया जाएगा कोफैक्टर्स का, उसको डेल्टा डैश से लिखा जाता है, कोफैक्टर्स। जो यहाँ पे किया हम लोगों ने, कोफैक्टर्स का डिटर्मिनेंट, उसको जनरली डेल्टा डैश से लिखा जाता है। तो इसी को कहा गया, दिस इज कॉल्ड डेल्टा डैश इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ डेल्टा या एजुकेट ऑफ डेल्टा। समझ में आ रही बात यहाँ तक? जो यहाँ पे हम लोगों ने किया है, मैट्रिक्स वाला नहीं है ये। आप लोग मैट्रिक्स अगर स्कूल में पढ़ चुके तो कंफ्यूज मत होइएगा, वहाँ पे ट्रांसपोज वगैरह लेना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं ले रहा मैं, क्योंकि इसमें ट्रांसपोज लूँगा तो भी तो वही आएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट में रो और कॉल्यूम इंटरचेंजेबल होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर वो सब ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर सीधा सीधा इसी का कोफैक्टर यहाँ पे, इसका कोफैक्टर यहाँ पे, जिसका जो एलिमेंट है उसका वो कोफैक्टर वहीं उसी प्लेस पे रख दो, तो जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? एडजॉइंट। यहाँ तक समझ में आ रहा है? बोलते क्या है समझ में आ गया? प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, ये नोट करो ज़रा। उसके बाद बात आगे बढ़ी, तो एक थ्योरम अपने को पढ़ना है, जैकोबीज थ्योरम। जैकोबीज थ्योरम का स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ, इफ डेल्टा बी अ नॉन जीरो डिटर्मिनेंट ऑफ nth ऑर्डर, जैसे अपने को थर्ड ऑर्डर का है 3/3, nth ऑर्डर मतलब n/n का,
nth order and delta dash be its adjoint, then delta dash is always equal to डेल्टा की पावर n-1। जैसे अपने को n इक्वल टू 3 है जेई सिलेबस में, तो n इक्वल टू 3 रखोगे तो क्या आएगा, डेल्टा स्क्वायर आया था ना, 8 का स्क्वायर, इसलिए बोला था गलत हो रहा है कुछ, क्योंकि वो आना चाहिए था 64, मुझे पता था, तो 64 आना चाहिए था और नहीं आ रहा था, इसमें वाला गड़बड़ हो रहा है। बोलो समझ में आ रही बात। तो n इक्वल टू 3 के लिए मतलब यहीं पे लिख देता हूँ कि अगर हम जेई की बात करें तो n क्या रखना है, 3, n 3 रखना है, तो डेल्टा डैश क्या आएगा, डेल्टा स्क्वायर। तो हमारे लिए ये काम की चीज़ है, हालांकि nth ऑर्डर के लिए होता है, भाई मैं प्रूफ कर रहा हूँ, ये नोट करो, इसको प्रूफ करता हूँ मैं। आइए इसको प्रूव करते हैं। मान लेते हैं लेट डेल्टा इज A11 A12 से लेते हुए A1n nth ऑर्डर का ले रहा हूँ, A21 A22 से लेते हुए A2n, ऐसे ही AN1 AN2 से लेते हुए ANN। ठीक है, n बाई n का डिटर्मिनेंट हो गया ये। कॉरेस्पॉन्डिंग डेल्टा डैश भी लिख रहा हूँ, A11 A12 A1n A21 A22 A2n AN1 AN2 ANN। मतलब ये हो गया डेल्टा इंटू डेल्टा डैश। ठीक, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब चलो मल्टीप्लिकेशन अभी सीखा हम लोगों ने डिटर्मिनेंट का। रो को रो पे रखूं, ये आएगा बेटा, आएगा ना पहला एलिमेंट, फिर इसको दूसरे पे रखेंगे, बोलो ऐसा आएगा एलिमेंट, फिर आखिरी पे रखेंगे, बोलो ऐसा आएगा ना, हाँ कि ना, समझ में आ रही बात। इसको रखेंगे तो यहाँ आएगा, अरे ठीक है, यहाँ रखेंगे तो आएगा, बोलो A21, बोलो A22 A22 एंड सो ऑन, बोलो A21 AN1 A22 AN2 एंड सो ऑन। आखिरी वाले को ऐसे ही रखते चलें, आखिरी वाला यहाँ पर क्या देगा, बोलो AN1 A11 AN2 A12 एंड सो ऑन, AN1 A21 AN2 A22 एंड सो ऑन। और यहाँ क्या मिलेगा, AN1 AN1 AN2 AN2 एंड सो ऑन। अरे हाँ कि ना, अब याद करो यही तो डेल्टा है यार, यही है ना डिटर्मिनेंट की वैल्यू, पढ़ाया था ना डे 1 पे। तो ये क्या है, डेल्टा, तो ये आ गया, देखो ध्यान से, अब ये डेल्टा हुआ। व्हाट अबाउट दिस, ये कितना है, अरे पढ़ाया था यार, 0। अभी तुम लोग सोते रहते हो गधेड़ों, पढ़ाया था ना कि किसी भी दूसरे पे रखोगे तो क्या देगा, 0। नहीं पढ़ाया था क्या, अरे पहले लेक्चर में पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, कॉपी खोलो, पढ़ाया था कि नहीं, पहले ये देख लो जरा, मुझे तो ध्यान भी नहीं है पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। उस बैच में तो पढ़ाया है, हमारी बैच में पढ़ाया ही नहीं पढ़ाया। पढ़ाया नहीं पढ़ाया, कुछ लोग हाँ बोल रहे हैं, कुछ लोग ना बोल रहे हैं, इसलिए मैं कन्फ्यूजन में। चलो मैं पढ़ा देता हूँ। मान लो ये 0 है अभी, तो मान लो,
अभी इसके तुरंत बाद में प्रूफ कर देता हूँ। कहने का मतलब ये है कि ये अपने को फैक्टर्स पे जाते हैं तो डेल्टा देते हैं, इसके अलावा किसी भी दूसरे रो के को फैक्टर पे जाएंगे तो ये क्या देते हैं, जीरो। मैं भी प्रूफ कर देता हूँ। तो ये सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे जीरो। इसी तरीके से यहाँ पर ये जीरो होगा और ये होगा डेल्टा, अपने कॉरेस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स पे हैं, और बाकी सब जीरो होंगे। इसी तरीके से ये जीरो होगा और यहाँ पर आएगा डेल्टा। बोलो समझ में आ रही बात? प्रूफ मैं कर रहा हूँ बेटा 1 मिनट में, ये वाली चीज़ अभी प्रूफ कर दूंगा। ये समझ में आया क्या सब? अब देखो इसको जब ओपन करोगे तो ये तो सब जीरो हैं, तो इसी के अलॉन्ग ओपन होगा, तो दिस इनटू किसका को फैक्टर, तो यही आएगा डेल्टा 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 डेल्टा। तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, डेल्टा की पावर n। अरे आएगा कि नहीं आएगा? अब डेल्टा नॉन जीरो है, माना हुआ है ना, डेल्टा कैसा है, नॉन जीरो, तो डेल्टा से डिवाइड कर दूं उधर। अरे बोलो हाँ कि ना? तो डेल्टा से डिवाइड कर दूं तो डेल्टा डैश कितना आ गया, डेल्टा की पावर n-1। यही प्रूफ करना था। अरे हाँ कि ना? नोट करो, फिर मैं वो चीज़ आप बता देता हूँ आपको, एक लाइन की चीज़ है, बता देता हूँ। लिख लिया क्या? आगे बढ़ूं? अब देखो वो चीज़ आपको 2 मिनट में बता दूं जो अभी यूज़ किया। प्रॉपर्टीज़ कितनी बढ़ाई थी डिटर्मिनेंट की आपको? 6 बताई थी। चलो उसी में ही ऐड कर लेना, प्रॉपर्टी में ही, 7वीं प्रॉपर्टी। देखो डिटर्मिनेंट याद करो, ऐसा था तो अपन इसको, इसकी वैल्यू यही लिख रहे थे, याद करो। ये तो बताया था ना, शुरुआत ही यहीं से हुई थी। डिटर्मिनेंट ये होता है, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो, रिप्लेसिंग A11 बाई A21, A12 बाई A22 एंड A13 बाई A23 both sides we get
ये तो इक्वेशन है ना, तो दोनों तरफ हम सेम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मदद करना जरा ध्यान से देखो, तो इधर आ गया देखो A21 A11 A22 A12 और A23 A13। अच्छा यहाँ पर भी वही होगा, बोलो A21 A22 A23 A21 A22 A23 और A31 A32 A33। आइडेंटिकल आ गए, वैल्यू 0। यानी कहने का मतलब ये हुआ बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर हम कोई भी रो उठाएं और किसी दूसरे रो के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 0। कोई भी कॉलम उठाएं और किसी दूसरे कॉलम के को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू क्या आएगी, 0, क्योंकि कॉलम में 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे। नहीं आ रहा है, आया कि नहीं आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना है कि अपने वाले को फैक्टर डेल्टा देते हैं और बाकी वाले 0 देते हैं। समझ में आई बात? तो वही वहाँ पे किया है। अब समझ में आया क्या सबको, हाँ कि ना? नोट कर लो, ये 7वीं प्रॉपर्टी है आपकी डिटर्मिनेंट की। देखो अपने को आया कि शो दैट डिटर्मिनेंट A0C AB0 0BC का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर A स्क्वायर C स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर एंड इट अगेन इक्वल्स टू BC माइनस CA AB BC CA माइनस AB माइनस BC CA AB। अब देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन में बच्चे लोग फंसते हैं अगर उनको अपने थ्योरम ठीक से नहीं मालूम। यहाँ पे 3 डिटर्मिनेंट्स को इक्वेट करना है कि इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। अब देखो ध्यान से, ये डेल्टा है मेरा A0C AB0 और 0BC। तो डेल्टा का स्क्वायर में लिखूंगा इसी का प्रोडक्ट इसके साथ। बोल बेटा, प्रोडक्ट लेने आता है ना अपने को? रो को रो पे उठा के रख दे, चल उठा के रख। पहला एलिमेंट बता, प्लस C स्क्वायर। दूसरे पे रख फटा A स्क्वायर, खाली A स्क्वायर। अरे यार ये इस पे रखो ना, फिर ये इस पे रखो, बोलो C स्क्वायर। ठीक है, आया कि नहीं आया? अब इसको रखो इस पे रखो प्लस B स्क्वायर, इस पे रखो, बोलो B स्क्वायर। अब इसको उठाओ, इस पे रखो C स्क्वायर, इस पे रखो, इस पे रखो। पहला पार्ट हो गया, दिस इक्वल टू दिस। अरे हाँ कि ना? अब डेल्टा डैश निकाल रहा हूँ, को फैक्टर्स का डिटर्मिनेंट, इनके को फैक्टर्स का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ प्लस याद है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो इसका देखो BC प्लस साइन, AC माइनस साइन। अरे बोले यार,
प्लस या माइनस, प्लस, ठीक है। इसका बोल माइनस बी सी और माइनस साइन तो प्लस बी, ठीक लिखा है क्या? अरे बोलो यार, इसका बोलो प्लस साइन, इसका बोलो माइनस ए बी, अरे ठीक है क्या? इसका बोलो माइनस बी सी माइनस ए प्लस ए सी ना, प्लस आएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका बोलो ए बी, बोलो। और पढ़ा है हमने कि बाय जैकोबिस थ्योरम, बोलो डेल्टा डैश इक्वल टू, हेंस प्रूव्ड। तो ये अगर पता नहीं है तो ये जीवन में नहीं हो पाएगा प्रूव। समझ में आ रही बात? ये तो हर कोई कर लेता है, दिस इक्वल टू दिस एवरीवन कैन डू। वो तभी होगा जब आपको जैकोबिस पता हो। समझ में आ रही बात आपको? नोट करो। देखो तो फटाफट करो, जल्दी से हो जाएगा। इसके बराबर प्रूव करना है।
हो गया क्या? ये तो एक लाइन का सवाल है। हो गया भाई। इसका देखो ये क्या है, एडजॉइंट है, ध्यान से देखो ना, इसका एडजॉइंट निकालोगे आ जाएगा। देखो ध्यान से, कोफैक्टर्स देखो ना ध्यान से। अब तो कर लोगे ना। डिटर्मिनेंट का स्क्वायर जहाँ भी दिखे आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हमें एडजॉइंट पे जाना है। समझ में आ गई क्या सबको बात? क्योंकि हमें 3/3 आता है आईआईटी में, उसके ऊपर नहीं आता, उसके नीचे नहीं आता। तो 3/3 में तो स्क्वायर ही आएगा। 4/4 होता तो क्या आता? क्यूब, बट वो है नहीं सिलेबस में। अरे समझ में आ गया क्या सबको? तो अपने को तो स्क्वायर पे ही कंसंट्रेट करना है। अरे आगे बढ़ जाऊँ, समझ गए क्या सभी लोग? अच्छा, अब देखो बेटा, ये 3 इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड, 3 इक्वेशन। अगर मैं बोलूँ एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो, आप आराम से निकाल लोगे एलिमिनेट करके। अरे 10वीं क्लास में पढ़ा है ना, एलिमिनेट करके एक्स वाई जेड आ जाएगा। बट अभी आप पढ़ोगे जब 12th में, अभी आगे पढ़ोगे 3D, तो ये प्लेन की इक्वेशंस हैं। दे रिप्रेजेंट्स इक्वेशंस ऑफ प्लेन्स। 3 प्लेन्स हैं अलग अलग। तो 3 प्लेन जो है वो तरह तरह के सोल्यूशन दे सकते हैं। अगर पैरेलल हो गए तीनों प्लेन्स तो नो सोल्यूशन। नहीं समझ में आया? सोल्यूशन मतलब एक्स वाई जेड की रियल वैल्यू मिलनी चाहिए। तो अगर पैरेलल ही हो गए तो कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलेगा। 3D में 3 बोलो हाँ कि ना, तो इसलिए कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर तीनों प्लेन्स मान लो जैसे एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, एक लाइन पे आके अगर मिल गए, 2 प्लेन ऐसे मिलते हैं, तीसरा प्लेन भी ऐसे हो गया। नहीं समझे क्या? एक प्लेन ये हुआ, एक प्लेन ये हुआ और तीसरा भी ऐसे ले लिया, तो तीनों एक लाइन पे मिलेंगे ना आके, तो कितने सोल्यूशंस? इनफाइनाइट। अरे लाइन पे कितने पॉइंट्स होंगे? इनफाइनाइट। तो कितने सोल्यूशंस हो जाएंगे? इनफाइनाइट। अरे हाँ कि ना? और तीनों अगर मान लो ऐसे ट्रायंगुलर प्लेन्स हैं तो एक सोल्यूशन मिलेगा। तो सोल्यूशंस का नेचर अलग अलग हो सकता है। अरे निकाल तो सकते हैं, बस नेचर क्या होगा? अलग अलग। तो इसी सोल्यूशंस के नेचर को डिटरमाइन करा गया डिटर्मिनेंट की मदद से, जो खूब पूछा जाता है जेईई में। वही हम निकालने जा रहे हैं। इसको नाम दिया गया है क्रेमर्स रूल। क्या बोलते हैं? क्रेमर्स रूल। तो हम पूरा प्रूफ करके दे रहे हैं आपको, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बुक्स में डायरेक्ट लिख दिया जाता है। अब समझो कैसे कैसे मैं निकाल के सारी चीज़ें लेकर आऊँगा। पहले आप 2-3 चीज़ें समझ लो। अगर कोई कहता है इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इस लैंग्वेज का मतलब समझो। इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट का मतलब ये हुआ कि दे आर हैविंग एटलीस्ट 1 रियल सोल्यूशन। ये वर्ड ध्यान रखना, सेंटेंस जो बोल रहा हूँ कि इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इसका मतलब हुआ दे आर हैविंग एटलीस्ट 1 सोल्यूशन। दे आर हैविंग एटलीस्ट 1 सोल्यूशन। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैं लिखवाऊंगा सब कुछ, पहले ध्यान से मेरी बातें सुनना। फिर वो बोलते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन। ट्रिवियल, TRIVIL, ट्रिवियल सोल्यूशन। तो ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि x = y = z = 0। मतलब एक ही सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन क्या है कि x = y = z = 0। यानी तीनों प्लेन में सिर्फ एक ही पॉइंट मिल रहा है ओरिजिन का। अरे यार, और एक वही होता है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मतलब एटलीस्ट 1 ऑफ x, y एंड z इज नॉन जीरो। तीनों के तीनों जीरो ना हो, कम से कम कोई एक जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे? नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। अरे समझ में आ रही बात? हाँ कि ना? तो ये 3 लाइन लिखो, लिखो पहली 3 पे। ये लिख लिया, लिख लो। ये इक्वेशंस लिखो पहले। उसका लिखो, पहला लाइन लिखो, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट मीन्स, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट मीन्स
they have at least one solution. Equations are consistent means they have at least one solution. दूसरा पॉइंट लिखो, equations have a trivial solution. Equations have a trivial solution means x equal to y equal to z equal to 0. X equal to y equal to z equal to 0 is the only solution. Is the only solution. और आखिरी पॉइंट यहीं पे नोट कर लो, इक्वेशंस हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. इक्वेशंस हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मीन्स at least one of x, y and z, at least one of x, y and z is non-zero. At least one of x, y and z is non-zero. अब देखो बोर्ड पे 5 मिनट ध्यान से देखना है, लिखने की जल्दबाजी नहीं, आराम से लिख लेना, टाइम दूंगा. एक मैं डिटर्मिनेंट बना रहा हूँ इनके कोफिशिएंट्स का. उसको मैंने डेल्टा बोल दिया. जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स है उनका एक डिटर्मिनेंट बनाया. अब देखो, अब मैं एक ऑपरेशन करने जा रहा हूँ. A11 इंटू 1 ये कोफैक्टर है. किसका कोफैक्टर है? इसका, है ना. प्लस A21 इंटू 2. A21 किसका कोफैक्टर है? A2 का. प्लस A31 इंटू 3 गिव्स. A31 किसका कोफैक्टर है? A3 का. और इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूँ. ध्यान से देखना भाई लोग. A1 A11 x, B1 A11 y, C1 A11 z इज इक्वल टू D1 A11. अरे हाँ की ना. A2 A21 x, B2 A21 y, C2 A21 z इज इक्वल टू D2 A21. इसी तरह बेटा A3 A31 x, B3 A31 y, C3 A31 z इज इक्वल टू D3 A31. अरे हाँ की ना. और ऐड कर रहे हैं, है ना बेटा, ऐड कर रहे हैं. ऐड करें जरा तो आएगा A1 A11 A2 A21 A3 A31 इंटू एक्स प्लस B1 A11 B2 A21 B3 A31 y. अरे बोलो ठीक है क्या. प्लस C1 A11 C2 A21 C3 A31 z. अरे ठीक है. इक्वल टू D1 A11 D2 A21 और D3 A31. ये ठीक है क्या. अब ध्यान से देखना भाई, इसको देखो ध्यान से. ये कॉल्यूम है और ये इसी के कोफैक्टर्स है, तो ये डेल्टा हो जाएगा. होगा कि नहीं होगा. अच्छा, ये देखो ये कॉल्यूम है और इसके कोफैक्टर्स हैं, 0 हो जाएगा. वो देखो ये कॉल्यूम है और इसके कोफैक्टर्स हैं, 0 हो जाएगा. तो ये चीज़ 0 हो गई, ये चीज़ भी 0 हो गई. तो यहाँ पे बचा डेल्टा एक्स. अरे हाँ कि ना. इज इक्वल टू, अब वो जो बचा वो यही है. अगर आप देखो तो देखो तो उसको मैं ये बोल सकता हूँ. अरे भाई इस डिटर्मिनेंट में A1 A2 A3 को D1 D2 D3 रखोगे तो वही आएगा ना. नहीं आया. अरे आए जबरदस्ती हाँ मत बोलना यार. समझ में आया कि नहीं सबको? आया कि नहीं आया? पक्का ना.
जबरदस्ती हाँ नहीं बोलना है, समझ में आया सबको। तो इसको हमने बोल दिया डेल्टा वन, क्या बोल दिया, डेल्टा वन। तो देखो x आ गया ना हमारे पास, x आ गया डेल्टा वन बाई डेल्टा। अरे समझ में आया क्या, x की वैल्यू क्या आई, डेल्टा वन बाई डेल्टा। सिमिलरली अब y निकालोगे तो आएगा डेल्टा टू बाई डेल्टा, और z निकालोगे तो आएगा डेल्टा थ्री बाई डेल्टा, वेयर डेल्टा वन इज दिस d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। डेल्टा टू क्या होगा कौन बताएगा, a1 a2 a3 d1 d2 d3 c1 c2 c3, एंड डेल्टा थ्री होगा, बोलो, a1 a2 a3 b1 b2 b3 d1 d2 d3। समझ में आया कि नहीं आया। और डेल्टा क्या है ये, तो अपन एक्स वाई जेड निकाल लिया, यही निकालना था ना, हाँ कि ना, नोट करो फिर आगे बढ़ता हूँ।
अब जरा नेचर की बात करें सॉल्यूशन के। देखो देखो फर्स्ट केस लिखें, देखो ध्यान से देखो, आप खुद ही बता पाओगे, तो रटने वाली बात नहीं होती, समझना है। फर्स्ट केस ले रहा हूँ, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ऑल आर 0, ऐसा कुछ हो गया। अब क्या होगा, सोच के बोलो। सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, बोलो। एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू, मतलब कैसा सॉल्यूशन, ट्रिवियल। अरे ट्रिवियल सॉल्यूशन, और इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है कंसिस्टेंट का क्या मतलब था, कम से कम एक सॉल्यूशन मिले, तो मिल तो रहा है। अरे हाँ कि ना, तो अपन बोलेंगे इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड हैव अ ट्रिवियल सॉल्यूशन। आया कि नहीं आया, समझ में आ गया सबको? रटना नहीं है, समझ के लिखना है, ठीक है? आराम से लिख लेना, समझ लो चीज़ों को। सेकंड केस देख बेटा, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 एंड एटलीस्ट वन ऑफ इज नॉन जीरो। डेल्टा भी जीरो नहीं है और इनमें से कम एक जो है वो नॉन जीरो है, तो सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे? सॉल्यूशन समझते हो? एक्स वाई जेड की कितनी वैल्यूज, कितने ट्रिपलेट्स मिलेंगे? 1 2 2 2 5 7 2 3 -1 0 1 2, इस तरह के कितने मिलेंगे? अच्छा एक बात बताओ, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 की वैल्यू यूनिक होगी या डिटर्मिनेंट? एक डिटर्मिनेंट की कितनी वैल्यूज होती हैं? अरे एक ही होती है ना यार। डिटर्मिनेंट की वैल्यू एक से ज़्यादा हो जाएगी क्या? नहीं ना। तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तो फिक्स है ना, जो भी आए। जैसे 2 0 -1 आ गया मान लो, तो अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 2 0 -1 आ गया और डेल्टा मान लो 5 आ गया, तो एक्स वाई जेड की कितनी वैल्यू मिलेगी? एक ही मिलेगी ना। अरे हाँ कि ना। लेकिन वो जो एक वैल्यू होगी कैसी होगी? नॉन ट्रिवियल, कि एक से ज़्यादा मिल जाएगी? नहीं ना। अभी भी कितनी सॉल्यूशंस मिलेंगे? एक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अपन क्या लिखेंगे? इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड हैव अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, है ना? समझ में आया कि नहीं आया? अब इन दोनों से मैं एक चीज़ कंक्लूड कर सकता हूँ क्या? इन दोनों को अलग अलग लिख, अब मैं इन दोनों को अगर मैं क्लब कर दूँ, हालांकि दो अलग केसेज हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो है ये कि डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 मीन्स इक्वेशंस हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोल सकता हूँ? यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही वैल्यू आए, एक ही आ रही है ना। इस केस में क्या आ रही है? 0 0 0। अरे यार, और इस केस में क्या आ रही है? एक ही, तो बोल सकते ना यूनिक है। नोट करो जरा, फिर आगे बताते हैं।
अब आइए थर्ड केस पे जाते हैं। बोला डेल्टा इक्वल टू 0 at least one of delta 1, delta 2 and delta 3 is non-zero। अब क्या होगा? डेल्टा 0 है और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से कम एक जो है वो 0 नहीं है। x क्या था? डेल्टा 1 बाई डेल्टा, डेल्टा 2 बाई डेल्टा y था और डेल्टा 3 बाई डेल्टा z था। बताओ सोच के। कुछ बोल ही नहीं रहे। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना गधेड़ों। अगर डेल्टा 1 मान लो 1 हो गया और डेल्टा 0 हो गया तो x हो जाएगा 1 बाई 0। 1 बाई 0 कोई रियल नंबर होता है? मतलब कोई भी सॉल्यूशन लिखेंगे इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट हैव नो सॉल्यूशन। इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। समझ में आ रही बात? अब देखो अगला केस, फोर्थ केस। डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा 3 ऑल आर 0। अब कौन बताएगा? हाँ भाई बोलो ना। नो सॉल्यूशन क्यों भाई? 0 बाई 0 आ जाएगा। वाह रे वाह, शुरुआत तो ऐसी हुई थी, उसके बाद डेल्टा 1 बाई डेल्टा लिखा था ना। बोलो ना। अब मेरे भाई ये 0 ये 0 तो x क्या रख सकते हैं? अरे अबे ये 0 तो x क्या रख सकते हैं? कुछ भी नहीं समझे? कुछ भी मतलब इनफाइनाइट वैल्यूज। तो कितने सॉल्यूशन? कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब बताया था ना, कम से कम एक सॉल्यूशन। तो यहाँ तो इनफाइनाइट है। कंसिस्टेंट एंड हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। नोट कर लो चलो फटाफट। इसके अंदर भी 3 केसेज होते हैं, बट वो अपने जेई सिलेबस के बाहर की चीज़ें इसलिए बता नहीं रहा हूँ। जेई में इससे काम हो जाता है कि अगर ये चारों के चारों 0 हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे। वैसे भी आईटी में हम क्रेमर्स रूल यूज़ करने वाले बहुत कम है, हम मैट्रिक्स मेथड यूज़ करेंगे, वो आपको पढ़ाया जाएगा अभी अगले लेक्चर में। अब देखो जैसे आया था एक जेई में सवाल आया था 2 साल पहले, जेई एडवांस में आता, हर साल आता है एक सवाल पक्का रहता है कि आएगा। वो क्वेश्चन ये था, उन्होंने बोला था कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस लैम्डा वाई माइनस जेड इक्वल टू 0
lambda x minus y minus z equal to 0 and x plus y minus lambda z equal to 0 have a non-trivial solution for options दिए थे infinitely many values of lambda, exactly one value of lambda, exactly two values of lambda, exactly three values of lambda. अब ध्यान से सुनो, जब राइट हैंड साइड में 0 0 0 आ जाए, अभी d1 d2 d3 था, याद है क्या था? d1 d2 d3। तो पहले आप एक चीज गांठ बांध लो, अगर राइट साइड में तीनों जगह 0 आ गया, इसका मतलब d1 d2 d3 तीनों क्या है हमारा? 0। तो सबसे पहले ध्यान रखना, इस तरह के इक्वेशंस को बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशंस। क्या बोलेंगे? अब d1 d2 d3 जैसे ही 0 हुआ, सोचो डेल्टा 1 0, याद आ रहा है? डेल्टा 2 भी 0 और तो मैं बोल दिया डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा 3 इक्वल टू 0। ये तो पक्का हो गया। और भाई साहब तीनों 0 हो गए और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए। सोचना, नॉन ट्रिवियल मतलब एक्स वाई जेड 0 0 0 अलाउड नहीं है। तो अगर डेल्टा पे अब बात आई, डेल्टा पे, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तो फिक्स हो गया ना 0 0 0। अरे यार x क्या था? डेल्टा 1 बाई डेल्टा, डेल्टा 2 बाई डेल्टा y था और डेल्टा 3 बाई डेल्टा z था। अगर डेल्टा नॉन जीरो हो गया, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, तो एक्स वाई जेड 0 हो जाएंगे। बोलो ना, एक्स वाई जेड क्या हो जाएंगे? 0 0 0। वो अलाउड है क्या? नहीं। तो डेल्टा को क्या होना पड़ेगा? 0। तो डेल्टा 0 होगा तो ये वाला केस बनेगा। अरे तो इसमें तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अरे एक्स तो कुछ भी रख सकते हैं ना यार, तो 1 भी रख सकते हैं ना। बोलो हाँ कि ना। तो हमको करना क्या था इस पूरे सवाल में? क्या करना है? डेल्टा को क्या करना है? 0। नहीं आया। आया कि नहीं आया? क्योंकि डेल्टा अगर नॉन जीरो हुआ तो ट्रिवियल सोल्यूशन मिलने लगेगा। नहीं आया। तो डेल्टा बेटा मतलब कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट देख, 1 लैम्डा -1 लैम्डा -1 बोल 1 1 माइनस लैम्डा मस्ट बी इक्वल टू 0। अरे हाँ कि ना। डिटर्मिनेंट ओपन करने तो आता ना अपने को। तो 1 इंटू देख ध्यान से, ये लैम्डा और ये +1 होगा कि नहीं होगा? लैम्डा +1 और माइनस लैम्डा स्क्वायर +1, तो 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर। अरे ठीक है क्या? और ये +-1 लैम्डा +1, अरे ठीक है क्या? इक्वल टू 0। लैम्डा +1 कॉमन आ जाएगा क्या? आ जाएगा ना। यहाँ क्या बचा? 1। ये 1 माइनस लैम्डा इंटू 1 प्लस लैम्डा है, तो 1 प्लस लैम्डा बाहर ले चुके हैं, तो 1 माइनस लैम्डा और -1। अरे ठीक है क्या? -1 1 मर गए। तो ये आ गया देख, माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा +1 इंटू 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू, तो लैम्डा क्या क्या वैल्यू मिली? 0 -1 1। कितनी वैल्यू मिली? कौन सा आंसर सही है? दिस इज द करेक्ट। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? नोट करो।
लिख लिया सभी लोगों ने? अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो ये तो फिक्स हो गया कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 हमेशा क्या होंगे? 0, क्योंकि d1 d2 d3 0 है। अब आप मुझे बताओ, तो डेल्टा पे तो दो ही कंडीशन है, या तो 0 होगा या 0। अगर 0 हो गया तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे? नहीं आ रहा है। और डेल्टा अगर नॉन जीरो हुआ तो? डेल्टा अगर नॉन जीरो हुआ तो? हाँ? तुम लोग बहुत ही गधे हो गए। डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 0 है, और मैं बोल रहा हूँ डेल्टा नॉन जीरो है, तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? एक ही मिलेगा ना। वो कौन सा होगा? 0 0 0 ट्रिवियल। क्या है मतलब, या तो एक सॉल्यूशन मिलेगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। ऐसा हो सकता है कि सॉल्यूशन ना मिले इस केस में? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्लेन ओरिजिन से पास कर रहे हैं यार, तो कम से कम एक ओरिजिन तो है ही कॉमन पॉइंट। नहीं आ रहा है। तो इस होमोजीनियस इक्वेशन में खास बात है कि नो सॉल्यूशन वाला कोई चक्कर ही नहीं होता। या तो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा या नॉन ट्रिवियल होगा। ट्रिवियल होगा मतलब डेल्टा नॉन जीरो है, और नहीं तो नहीं आया। आया कि नहीं आया? लिखो, इन केस ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस, in case of homogeneous equations only two possibilities are there. If delta not equals to 0 means a trivial solution. If delta not equals to 0 means a trivial solution, and if delta equals to 0 there are infinitely many solutions. There are infinitely many solutions. और 95% अभी तक जितने क्वेश्चंस क्रेमर्स रूल पे पूछे गए हैं उसमें होमोजीनियस ही देते हैं। और होमोजीनियस में हमेशा यही देते हैं, ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल, ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल, ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल। तो ट्रिवियल मतलब डेल्टा नॉन जीरो, और नॉन ट्रिवियल मतलब डेल्टा जीरो। हमेशा यही देते हैं, उनका मतलब रूटीन है ये। मेंस में खास करके, एडवांस में थोड़ा बहुत घुमा दे तो घुमा दे, बट मेंस में वो इसके ऊपर नहीं जाते हैं। तो ये चीज़ हमेशा आप दिमाग में रहना चाहिए कि करना क्या अपने को। समझ में आ रही बात आपको? आप लोगों को बोला था मैंने NCERT सॉल्व कर लीजिएगा, कर लिया आप लोगों ने? कोई डाउट वाउट तो नहीं आया ना?